ओके, मेरा क्वेश्चन था पीटर ड्रकर के पांच पीटर ड्रकर के 5 डायमेंशन बताओ। तो आंसर सारे, सबसे पहला है पर्पस एंड मिशन, फिर प्रोडक्टिव वर्क एंड वर्कर अचीवमेंट, सोशल इम्पैक्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद अगला जो है टाइम डायमेंशन। वेरी गुड। टाइम डायमेंशन के बाद आगे और एक पॉइंट क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बराबर है। ओके, इंडियन एथोस के बारे में बताओ थोड़ा। इंडियन एथोस के बारे में आपको क्या क्या मालूम है? इंडियन एथोस, अच्छा एथोस मतलब क्या? एथोस एक ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होता है? कैरेक्टर, ओके। अच्छा, उसका डेफिनेशन क्या है? एथोस का डेफिनेशन क्या है? ओके, तो एथोस की जो डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट एंड बिलीफ ऑफ कम्युनिटी पीपल विच डिस्टिंग्विशेस वन कल्चर फ्रॉम अनदर। मतलब किससे अपना कल्चर दूसरों से अलग कैसे है, ये दिखाता है अपना एथोस। ओके, अच्छा।
अच्छा, फिलोसोफर्स ने कौन सी स्टडी थी इथोस के बारे में? फिलोसोफर्स ने कौन सी स्टडी की थी इथोस के बारे में? हम्म तो फिलोसोफर्स बिलीव करते थे, हाँ, उस टाइम में कौन सा कंडक्ट राइट है, कौन सा कंडक्ट रॉन्ग है, ये डिसाइड करते थे इंडियन एथोस। ओके। और अच्छा, इंडियन एथोस का रूट्स किधर है? इंडियन एथोस का रूट्स किधर मिलता है अपने को? इंडियन एथोस का रूट किधर मिलता है? इंडियन कल्चर में। वेरी गुड। ओके। अच्छा, इंडियन कल्चर में कौन से रिलीजन प्रैक्टिस होते हैं? प्रैक्टिस रिलीजन्स की प्रैक्टिस होती है? हिंदुइज्म, बाद में बुद्धिज्म। इस्लाम। जैनिज्म, सिखिज्म। ओके। क्रिश्चियनिटी। अच्छा, इंडियन इथोस क्या बिलीव करते हैं? इंडियन इथोस क्या बिलीव करते हैं? इंडियन एथोस किस में बिलीव करते हैं? पढ़ाई नहीं किया? इंडियन एथोस बिलीव करते हैं तो इंडियन एथोस बिलीव करते हैं अकोमोडेटिव स्पिरिट, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे को एडजस्ट करना, कॉन्फ्लिक्टिंग स्पिरिट पे बिलीव नहीं करते। बाद में बिलीव इन सेल्फ कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करना एक्सटर्नल कंट्रोल से ज़्यादा। फिर कंसेप्ट ऑफ ड्यूटीज़ रादर देन कंसेप्ट ऑफ राइट्स, तो ड्यूटीज़ के कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। बाद में फ्लेक्सिबल ऑर्डर देन चेंजिंग ऑर्डर, ज़्यादा करके खुद को फ्लेक्सिबल रखने में बिलीव करते हैं। ग्रेट एम्फेसिस ऑन टीम अचीवमेंट रादर देन ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट,
ज़्यादा करके टीम के अचीवमेंट पे ऊपर फोकस करते हैं। बाद में नेचर के साथ हारमोनियसली रहते हैं। बाद में लोगों के ऊपर ट्रस्ट रहता है, डाउट्स नहीं होता। अच्छा, इंडियन एथोस कौन से इंडियन स्क्रिप्चर से आते हैं? इंडियन एथोस कौन से इंडियन स्क्रिप्चर से आते हैं? इंडियन एथोस ये वेदास, उपनिषद, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म और अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर से आते हैं। यस। अच्छा, सबसे पहला नॉलेज और साइंस किसने बताया था? सबसे पहला नॉलेज और साइंस अपने को किसने बताया था? वेदास ने, यस। वेदास ने सबसे पहला नॉलेज अपने को दिया था। अच्छा, ऋग्वेद और अथर्ववेद कौन से वैल्यूज के ऊपर फोकस करते हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद ये कौन से वैल्यूज पे ऊपर फोकस करते हैं? नॉन वायलेंस बराबर है, नॉन वायलेंस, प्यूरिटी ऑफ हार्ट, ट्रूथफुलनेस, रिलीजन, तो इसके ऊपर फोकस करता है। अच्छा, गौतम बुद्ध के 8 पाथ बताओ गुड लिविंग के। गौतम बुद्ध के 8 पाथ बताओ गुड लिविंग के। क्या क्या है गौतम बुद्ध के? सबसे पहला राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट एक्शन, राइट कंडक्ट, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस। ओके। अच्छा, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपना टेस्ट हो गया तो सबको मैंने ग्रुप में नोट्स भेजा है। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं सबको स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। ओके, तो सबको स्क्रीन दिख रहा है?
चैट बॉक्स में लिखिए। सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? ओके, तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कल हम लोगों ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिधर सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए। हम लोग अगर जिधर जॉब कर रहे हैं और अपना बॉस जैसे अपने को बता रहा है वो हिसाब से अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और अगर हम लोग कुछ क्लब वगैरह ज्वाइन करते हैं तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। Everyone in the organization is assigned specific duties and responsibility. जो भी है ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, हर एक को कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई जाती है। देर आर स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। हर एक के वेल डिफाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। तो क्या होता है, जिनके ऑब्जेक्टिव सेम रहते हैं तो वो अपना काम उस गोल्स को अचीव करने के लिए लगाते हैं। देर आर क्लियर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन knows to whom he should report and also who should report to him. हर एक को मालूम रहता है अपने को किसको रिपोर्ट करने का है, और जिसको रिपोर्ट करते हैं उसको भी मालूम रहता है कौन कौन अपने को रिपोर्ट करने वाला है। बाद में देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। तो उधर कैसा है, एक अथॉरिटी की सिस्टम होती है। द सुपीरियर्स आर ग्रांटेड एडिक्वेट अथॉरिटी। जो सुपीरियर लोग हैं उनको एडिक्वेट अथॉरिटी हम लोग देते हैं। द सुपीरियर इन टर्न डेलीगेट अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट्स। तो सुपीरियर क्या करते हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट लोग रहते हैं उनको अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं। बाद में देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो उधर कैसे रहता है, कोऑर्डिनेशन का सिस्टम रहता है। द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट आर इंटरलिंक इन ऑर्डर टू अचीव कॉमन गोल। उसमें क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल या डिपार्टमेंट काम करते हैं उनका एक्टिविटीज जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट होता है। दीज रूल्स आर टू बी फॉलोड बाय द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रूल्स को सभी को फॉलो करना है जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ओके, तो ये था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे क्लब्स रहते हैं तो वो क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इन द वर्ड्स ऑफ केट डेविस, informal organization is a network of personal and social relation not established or required by the formal organization but arising spontaneously as people associate with each other. तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये लोगों का जो रिलेशन है, जो वो लोग आपस में बहुत बार मिलते हैं उसके वजह से जो होता है रिलेशन, उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या है, एक आदमी दूसरे आदमी को ऑर्डर नहीं दे सकता कि ये काम कर वो कर। वॉलंटरीली हर एक आदमी दूसरे के लिए काम करने के लिए रेडी होता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है, एक आदमी को दूसरे आदमी के ऊपर अथॉरिटी नहीं रहती। जैसे अभी जॉब कर रहे तो जो अपने सीनियर पर्सन है उनको अथॉरिटी रहती है अपने ऊपर, क्योंकि वो अपने को सैलरी दे रहे हैं। इधर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसके लिए सैलरी नहीं दे रहा है। एज अ एन्जॉयमेंट करने के लिए या अपने आप के माइंड में क्या है उसको थोड़ा सा
फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ये होता है, तो इसमें एक दूसरे को ऑर्डर हम लोग नहीं देते। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विद इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु एसोसिएट देमसेल्फ स्पॉन्टेनियसली फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। तो इधर क्या रहता है, लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं ताकि एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट में के काम में आए। इट प्रोवाइड्स मेंबर्स विद यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो वो मेंबर्स को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयज़ इन वन डिपार्टमेंट नो दोज इन अदर डिपार्टमेंट। उधर ऐसे भी होता है कि एक डिपार्टमेंट के लोगों को दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी मालूम रहते हैं। they may like to know what is happening in each other's department, or they may want some advice on delegate matters regarding the handling of jobs etc. उनको पता होना चाहिए कि दूसरे डिपार्टमेंट क्या में क्या चल रहा है, इसके लिए होता है। या उनको एडवाइस चाहिए रहता है कुछ डेलीगेट मैटर्स में, जैसे जॉब कैसे करने का। द एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इन सच केसेस कम्स अंडर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे लोगों का जुड़ना, मतलब उसका जो संगठन रहेगा, उस संगठन को हम लोग बोलेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। such association may be among the employees at the same level or at different levels। अभी ये जो एसोसिएशन है ये सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ के बीच में हो सकता है या अलग अलग लेवल के एम्प्लॉयज़ के बीच में भी हो सकता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन cannot be cannot be shown in chart or manuals, nor can it be established by top management। तो उनको ऐसे चार्ट्स में और मैनुअल्स में दिखाया नहीं जाता, या कुछ उनका रिलेशनशिप हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं टॉप मैनेजमेंट के साथ, ऐसा कुछ उसमें नहीं होता। तो उसके पॉइंट जो है, देयर इज़ नो फॉर्मल पर्पस फॉर दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो इसका कुछ पर्पस नहीं है, ये बनाना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहता। इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल एटीट्यूड, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये आप अपने पर्सनल एटीट्यूड लाइक्स के ऊपर रहता है। वो बोलते हैं ना, अपना अपना फंडा, अपना अपना स्टाइल। तो जिसका स्टाइल सेम रहेगा उनका आपस में ग्रुप हो जाता है, तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल। उसका ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आप अपना काम से काम रखो, इतना ये बोलती है, लेकिन जो भी आपका इनफॉर्मल रहेगा वो बाहर, इधर नहीं। तो अभी इसमें कैसे रहता है, फॉर इंस्टेंस इफ अ स्टूडेंट कंसल्ट सम अदर प्रोफेसर ऑन अ सर्टन टॉपिक रादर देन प्रोफेसर हु लेक्चर इन द क्लास, देन दिस इज अ केस ऑफ इनफॉर्मल रिलेशनशिप। अभी फॉर एग्जांपल एक प्रोफेसर फॉर एग्जांपल अकाउंट्स सिखा रहा है, और उसको अगर कोई घर के मैटर के बारे में कुछ पूछता है, तो ये क्या हो गया, ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो गई वो स्टूडेंट के बीच में और वो प्रोफेसर के बीच में। अनदर एग्जाम्पल कैन बी साइटेड एज फॉलोज, व्हेन अ क्लर्क टेक्स द एडवाइस टू गो ऑन लीव फ्रॉम अनदर सुपरवाइजर। तो समझो एक क्लर्क को लीव को जाना है, छुट्टी पे जाना है, तो उसका एडवाइस वो दूसरे सुपीरियर से ले रहा है रादर देन हिज ओन बॉस। उसके बॉस से लेना चाहिए, लेकिन वो दूसरे से एडवाइस ले रहा है। एंड इफ अदर सुपरवाइजर प्रोवाइड्स द एडवाइस, तो अगर समझो दूसरा सुपरवाइजर एडवाइस करता है, देन दिस इज द केस ऑफ इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन द क्लर्क एंड अनदर सुपीरियर। तो ये केस हो गया इनफॉर्मल रिलेशनशिप का, उस क्लर्क में और दूसरा जो सुपीरियर है उसके बीच में ये क्या हो गया, इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो गया। इनफॉर्मल रिलेशंस कैन एग्जिस्ट between the superior and subordinates. For instance, the superior may do some personal favor to his subordinates, such as providing a personal loan. तो उधर क्या है, कुछ इंस्टेंस ऐसे होते हैं कि जिसमें ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जांपल सुपीरियर सबॉर्डिनेट के लिए कुछ कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो उसको लोन, पर्सनल लोन दे रहा है। Informal organization has its own disadvantages, such as it provides social ties, help during emergencies। तो उसमें अपने कुछ एडवांटेजेस है, जैसे
लोग इकट्ठा होते हैं, या इमरजेंसीज में लोग एक दूसरे के काम में आते हैं, तो ये सब एडवांटेज रहता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। अभी ओके, इधर तक आप पढ़ लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पद में अगला है फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देर आर नो स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड गोल्स, तो इसमें कुछ गोल्स नहीं रहते। देर आर नो एस्टैब्लिश सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, तो इसमें कुछ भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं होता। देर इज़ नो क्वेश्चन ऑन ग्रांटिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। देर इज़ अ नो नीड फॉर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन देखेंगे फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला मीनिंग,
It refers to a structure of well-defined authority and responsibility. तो उधर क्या है कि एक स्ट्रक्चर है जिसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाती है. बाद में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस एग्जिस्टिंग इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के वजह से जो पर्सनल और सोशल रिलेशंस क्रिएट होते हैं उसको हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ऑब्जेक्टिव, इट एग्जिस्ट टू अचीव वेल डिफाइंड एंड स्पेसिफिक गोल्स. तो इनका जो ऑब्जेक्ट होता है वेल डिफाइन और स्पेसिफिक गोल अचीव करना. इट मेन पर्पस इज़ टू डेवलप पर्सनल एंड सोशल रिलेशन. तो इधर उनका मेन पर्पस क्या रहता है, पर्सनल और सोशल रिलेशन डेवलप करना. स्पेशलाइजेशन, देर इज़ अ नीड फॉर डिवीजन ऑफ वर्क टू गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. तो इधर कैसा है, अपने को वर्क को डिवाइड करना पड़ता है जिससे अपने को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देर इज़ नो नीड फॉर स्पेशलाइजेशन. तो इधर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इधर वेल डिफाइंड जॉब ही नहीं होता. नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज मस्ट टू इंटरलिंक द एक्टिविटीज़ ऑफ द मेंबर्स. तो इधर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है लोगों का एक्टिविटीज़ को इंटरलिंक करने के लिए. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देर इज़ नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन एज देर आर नो स्पेसिफिक रोल्स. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उधर ऐसा कुछ स्पेसिफिक रोल होता ही नहीं है. नेक्स्ट, अथॉरिटी. मैनेजर्स आर गिवन एडिक्वेट अथॉरिटी टू अंडरटेक एक्टिविटीज़. मैनेजर्स लोगों को अथॉरिटी दी जाती है कुछ एक्टिविटीज़ करा के लेने की. बाद में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी देने का क्वेश्चन ही नहीं आता. देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी. नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी. देर इज़ अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो कैसे रहता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस रहता है लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही नहीं है. रिलेशनशिप, देर इज सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. तो इधर कैसा है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप रहती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में. बाद में इसमें इनफॉर्मल में जो रिलेशंस रहते हैं वो इनफॉर्मल रहते हैं. देर आर नो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशंस. तो उधर कुछ भी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशंस नहीं होते. बाद में रूल्स एंड रेगुलेशंस. देर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय मेंबर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो इधर कैसा है कि लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. बाद में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. स्टेबिलिटी, इट हैज़ स्टेबिलिटी. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पास स्टेबिलिटी है. इट कम्स टू एन एंड ओनली ऑन द क्लोजर ऑफ द कंपनी. तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और वो बंद हो जाता है कंपनी बंद होने के बाद. इट लैक स्टेबिलिटी. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी नहीं होती. इट कैन कम टू एन एंड एनी टाइम. वो कभी भी बंद हो सकते हैं. स्पैन ऑफ कंट्रोल. तो देर इज़ अ नीड ऑफ अप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंडिंग अपॉन सर्टन फैक्टर्स. तो इसमें कैसा है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो होना चाहिए क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्पैन ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है रहती क्योंकि उसमें लोग इनफॉर्मली करेक्टेड रहते हैं. बेनिफिट्स, द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गेट मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स. तो इधर लोगों को मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलते हैं. बाद में इनफॉर्मल में अपने को पर्सनल और सोशल टाइज मतलब ग्रुप बनते हैं इसमें. आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं.
ओके, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।